Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is Supply Chain Cost Calculator, Risk Management System and Foundation Control Tower for the supply chain. So let's begin the course with your instructor Archit. For today's course बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में अगर आप सप्लाई चेन में हैं तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करना। तो आज मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेटर हम लोग कैसे मेंटेन करें अपनी कंपनी में। उससे हम लोग हर एक कॉस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं और कहाँ पर हमें ट्रेड ऑफ करना है, किस कॉस्ट को बढ़ाना है, किस कॉस्ट को कम करना है, जिससे हमें टोटल आउटकम बेनिफिशियल हमारे लिए रहे। वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होती है अगर हम लोग सप्लाई चेन की देखें तो सबसे पहले होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट में जिसमें हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। सेकंड आपकी होती है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो ट्रांजिट कॉस्ट होती है, और तीसरी होती है आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन तीनों को मिलकर ही हम टोटल सप्लाई चेन की कॉस्ट एक कैलकुलेट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इस कैलकुलेशन कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग कैसे अपने रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि इस टोटल सप्लाई चेन में हम लोग के कौन से रिस्क आ रहे हैं उनको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, उनका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और उनके कंट्रोल मेजर्स भी हमें रखने पड़ेंगे, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा रिस्क था हमारे पास पर उसका कंट्रोल मेजर हमने कैसे किया था रिकॉर्ड पर्पज से। और अगर फ्यूचर में कोई आने वाला है तो वो पीछे वाला बैकअप डेटा हमारा कैसे हेल्प कर सकता है उसको मिटिगेट करने के लिए। उसके बाद एक होता है फाउंडेशन कंट्रोल टावर। जो भी हमारे रिस्क आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, इससे हम अपने सिस्टम कैसे कंट्रोल करें, जिसके फाउंडेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग की सप्लाई चेन के, और उनको कैसे रॉबस्ट करें जिससे हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें और अपनी कॉस्ट को डाउन करें। तो चलिए कोर्स में डाइव इन करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए ये डायरेक्टली मैं एक शीट पे आया हूँ, इसमें मैंने टोटल कॉस्ट पे एक कैलकुलेटर बनाया है, ये आपको भी अपने पास बनाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको इनिशियली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरा एनुअल कंजप्शन फॉर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसका एनुअल कंजप्शन मेरा 50,000 है, उस पर्टिकुलर पार्ट में मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ। या बहुत सारे पार्ट्स के लिए बना सकते हैं, या आप 80-20 प्रिंसिपल लगा के पैरेटो के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं बिजनेस में उन पार्ट्स को ले सकते हैं और उन पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या हाई वैल्यू पार्ट्स पे कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए ये जैसे मैंने एक पार्ट लिया जिसका एनुअल कंजप्शन 50,000 है। इसकी परचेज क्वांटिटी में मैं डिसीजन ले रहा हूँ, या तो मैं 1000 इसको प्रिक्योर कर रहा हूँ, इसकी ऑर्डर करूँ, या 50,000 की यूनिट्स की ऑर्डर करूँ इसकी। अगर मैं 1000 यूनिट्स की करता हूँ तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से मुझे ये 5 यूनिट्स का पड़ रहा है, और अगर 50,000 का कर रहा हूँ तो ये 4 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रहा है, इसकी प्राइस 1 रुपये कम हो रही है। और अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो अगर 1000 करता हूँ तो इसके मुझे 50 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, और अगर एक ही बार में बल्क ऑर्डर करता हूँ तो एक पूरे शिपमेंट में ये मेरे पास रिसीव हो जाएगा। तो ऑर्डर कॉस्ट मेरी, मैंने ये माना है कि जो भी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है ऑर्डर कॉस्ट में, जितने भी मेरे पेपर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, वो मेरी कांस्टेंट रहेगी फॉर बोथ दीज ऑर्डर्स। लेकिन मुझे प्रिक्योरमेंट डिसीजन ये लेना है कि मैं कितनी क्वांटिटी प्रिक्योर करूँ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं डिसीजन करता हूँ तो बेसिकली मेरी जो परचेजिंग कॉस्ट आती है वो सिंपली जो मेरी जितनी मेरी उनको मल्टीप्लाई करके मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरी टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। तो यहाँ पर मेरा डिसीजन मेकिंग ये है कि देखिए यहाँ पर मेरी जो परचेजिंग कॉस्ट है उसमें 52,000 अप्रॉक्सीमेटली मुझे कम पड़ रहा है अगर मैं बल्क में परचेज कर रहा हूँ, और मेरी जो सेविंग है वो 21% की आ रही है अप्रॉक्सीमेटली परचेजिंग कॉस्ट में। अगर मैं इसी में ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जाता हूँ तो ये मेरी आती है, देखिए ये जो फुल ट्रक लोड होते हैं और इसको LTL को बोलते हैं पार्शियल लोड्स, जिसमें हम लोग पार्शियल कंसाइनमेंट मंगवाते हैं। तो अगर मैं पूरा कंसाइनमेंट शिपमेंट एक साथ इसका मंगवाता हूँ 50,000 का, तो ये मुझे पर कॉस्ट शिपमेंट की अप्रॉक्सीमेटली 1000 आ रही है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली अपने ट्रांसपोर्टेशन से, अगर आप जिस मोड पे कर रहे हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका वो बल्क प्रिक्योरमेंट पार्ट है तो। और अगर आप पार्शियल प्रिक्योर कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ आ रही है पर कंटेनर। तो इसकी भी बेसिकली मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकता हूँ कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर जितने भी मैंने नंबर्स ऑफ ऑर्डर करूँगा, अगर मैं 50 ऑर्डर्स पुट करता हूँ तो मेरी हर एक कंटेनर में 500 आएगी पार्शियल पे, तो उसके हिसाब से मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आएगी। सिमिलरली मेरी 1000 जो आएगी वो अगर मैं एक वन टाइम ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट इतनी आएगी। तो इसमें भी ऑलमोस्ट मेरी 96% की सेविंग हो रही है देखिए, अगर मैं बल्क में ऑर्डर करता हूँ।
अब आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जैसे इसका रिवर्स होता है, इन्वेंट्री में बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट मैंने आपको एक इनिशियल लेक्चर्स में बताई, आप चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। किसी भी कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट फ्रॉम 5% टू 20% लाई करती है, उसकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अगर उससे ज़्यादा जाती है तो उसको ट्रिगर जाना चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट एक्शंस लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 20% ऑन मैक्सिमम साइज लेके चल रहा हूँ। इन्वेंट्री होल्ड में अगर 20% कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरी जो एवरेज इन्वेंट्री होगी वो यहाँ पर 500 यूनिट्स की होगी, और यहाँ पर जो मेरी होगी वो 25,000 की होगी उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की है, अगर मुझे टोटल क्वांटिटी मैंने ऑर्डर की है तो डिवाइड बाई 2 किया है उसके हिसाब से, क्योंकि मैं 500 का शिपमेंट का ऑर्डर कर रहा था। सिमिलरली मैंने इसके लिए जो 1000 किया, तो इसके लिए मैं जो टोटल इन्वेंट्री लेवल्स में मेंटेन करूँगा वो 500 और 25,000 के करूँगा। तो मेरी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी वो बेसिकली 20% इंटू और यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है उससे मुझे अपनी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पता लग जाएगी। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ऑब्वियसली अगर मैं कम ऑर्डर मंगवाऊँ तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मेरी कम होगी, तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स होगी ये परचेज की। अब इसमें फाइनल डिसीजन लेने के लिए मैंने टोटल कॉस्ट को ऐड कर दिया, जितनी भी मेरी कॉस्ट है तीनों, परचेजिंग कॉस्ट प्लस मेरी जो इन ट्रांजिट कॉस्ट है प्लस मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बाद मेरी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आएगी, इन तीनों को प्लस करने के बाद जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड बाई मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स कर दूंगा तो मेरी पर यूनिट आ जाएगी। अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैंने 50,000 प्रोक्योर किए तो डिवाइड बाई ये करके मेरी टोटल हर एक यूनिट 6 रुपीज़ की पड़ी, और अगर मैंने वही बल्क में ऑर्डर किया तो वो मुझे 4 रुपीज़ की पड़ी। तो अप्रॉक्सीमेटली ये मुझे, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो 1.1 अप्रॉक्सीमेटली की सेविंग हो रही है, तो 20% की अप्रॉक्सीमेटली टोटल सेविंग हो रही है मुझे। अब देखिए इसमें जो पॉइंट आता है उसमें आपको आता है कि आप किस कॉस्ट में आप ट्रेड ऑफ कर पाएँ। हो सकता है कि आपको 1000 यूनिट प्रोक्योर नहीं करनी हो, आप 500 करें, 700 करें, या इसमें आप एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से आप अपनी परचेजिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं, प्लस आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन लगा सकते हैं। आप किटिंग ऑप्शन लगा सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं ये पार्ट आपको किसी और के साथ कंबाइंड होके आए, तो आप वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर लीजिए। और जहाँ तक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, आप इसमें इंश्योर करिए कि आपकी इन्वेंट्री टर्न्स बढ़ रहे हैं, आप उसके हिसाब से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि इन्वेंट्री टर्न्स आपने बढ़ा दिया, आपने बहुत सारे इन्वेंट्री के एक्शंस लिए जिससे आपका इम्प्रूवमेंट आया। तो अब इन सबको, ये जो बहुत सारे तो ये इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल आपका कैलकुलेटर मेंटेन होना चाहिए, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कॉस्ट अपनी कंपनी में, और एक मैनेजमेंट को शो कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कहाँ पर मैंने परचेजिंग कॉस्ट अपनी डाउन की है। इन सबको मॉनिटर करते हुए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले रिस्क कैप्चर करें, क्योंकि जब हमारे पास रिस्क कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और रिस्क कैप्चरिंग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क कैप्चर करते हैं और उसका काउंटर मेजर है, इसका मिटिगेशन प्लान आपके पास रहता है, तो आप फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत हेल्प होती है। तो इसके लिए मेरे पास एक ये रिस्क मिटिगेशन प्लान का रजिस्टर है, जिसमें आपका हर एक रिस्क आईडी मेंटेन करना चाहिए। रिस्क आईडी मेंटेन करने से आपको इजी टू ट्रेस हो जाता है, आपको ये पता रहता है कि इस आईडी के अगेंस्ट में मेरा ये प्रॉब्लम थी और मैंने इसका ये मिटिगेशन, तो हर एक का यूनिक आईडी होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे पॉसिबल रिस्क इसमें हरिकेन है, तो हरिकेन अगर आता है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएगी, पावर लॉस हो जाएगी, एम्प्लॉय कहीं ना कहीं अपने होम में स्टक हो जाएंगे और डिले डिलीवरी हो जाएगी। अब हम लोगों ने इसमें देखिए, इसमें होता है एक प्री मिटिगेशन, मेरी मिटिगेशन से पहले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी और क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे बिजनेस पे, वो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। और बेसिकली ये इन दोनों का वेटेज होता है, इन दोनों का इनटू होता है। इसी के बाद जब मैं इसका काउंटर मेजर, इसमें रिस्पॉन्स देखता हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ कि इसको मैं मिटिगेट करूँगा या एक्सेप्ट करूँगा। अगर मैं मिटिगेट करूँगा तो इसका कोई एक्शन प्लान बनाऊँगा, और एक्सेप्ट करूँगा तो मैं फाइनली एक्सेप्ट करूँगा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये होना ही होना है। तो जो एक्सेप्ट होगा उसमें डायरेक्टली मेरे जो इम्पैक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, और उसका रिस्क एज इट इज़ चलता रहेगा। लेकिन जिसका मैंने मिटिगेशन प्लान बनाया है उसमें मैं अपना इम्पैक्ट कम कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए लॉस पावर हो गया, तो मैं परचेज बैकअप जनरेटर एक कर लूँ जैसे यहाँ पर, तो मैं अपने लॉस को कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट को कम कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयज़ स्टक हो गए हैं कहीं कंपनी में, तो मैं उसकी ट्रेनिंग करवा सकता हूँ कि वो कैसे हाउस से निकलें और अपने आप को कैसे सेव करें, तो उससे मेरा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे बहुत चीज़ें ले सकते हैं, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो आप कोविड में ले सकते हैं, ये इम्पैक्ट कर रहा है आपके सप्लायर्स को, ठीक है। इससे आपकी फाइनल रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, जो आपकी डिलीवरीज जो है ना वो डिले हो रही हैं मान लीजिए, ठीक है। और आपके पास ये आप जो सप्लायर हैं ग्लोबल सप्लायर हैं, ये ग्लोबल सप्लायर हैं, तो ग्लोबल सप्लायर के बेसिस पे आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके लीड टाइम्स के बेसिस पे कोविड आ गया है तो सारे बॉर्डर्स ब्लॉक हो गए हैं, तो आपकी डिलीवरीज डिले हो रही हैं। तो
यहाँ आप अपने इम्पैक्ट इसका ले लिया। उसके बाद आपने इसको मान लीजिए मिटिगेट करेंगे, आप मिटिगेशन में आपने इसको ले लिया, ठीक है। मिटिगेशन में आपने इसको ले लिया। मिटिगेशन में चलने के बाद अब यहाँ पर आप मिटिगेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप काउंटर मेजर क्या कर सकते हैं, आप उसकी एक अल्टरनेट सोर्सिंग या उसको लोकलाइज सोर्सिंग, उसकी आप लोकल सोर्सिंग, लोकल सप्लायर डेवलप करिए आप इसके, जिससे आपकी जो बिजनेस लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिटिगेट हो पाए। तो ऐसी ही प्रोसेस आप बहुत सारी चलाते चले जाएंगे। आपकी डिलीवरीज इम्पैक्ट हो रही हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे रीज़न कोविड से इम्पैक्ट ले सकते हैं। डिलीवरीज आपकी इम्पैक्ट हो रही हैं, आपके लीड टाइम्स बढ़ गए हैं, आपके पास सप्लायर्स नहीं है, आप बाहर से प्रोक्योरमेंट कराते थे, आपको अल्टरनेट सोर्सिंग करनी पड़ रही है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके हैं, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आप इनको मेनटेन करेंगे तो आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चले जाएंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए, ये तो होता है रिस्क मेंटेन करने की बात। अब इसी के साथ हमारे एक फाउंडेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ड्राइव करता है सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न में। आपका सोर्स बेसिकली होता है सप्लायर, जहाँ से आप रिक्योरमेंट या मटेरियल कंपोनेंट्स लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए आपके कुछ पोर्टल्स होते हैं, जैसे CRM पोर्टल हो गया, सप्लायर पोर्टल हो गया। सप्लायर पोर्टल के बेसिस पे आपको पता लगता रहता है कौन सा मटेरियल आपको कब रिक्वायर्ड है। अगर आप सप्लायर के साथ मेंटेन उसको कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद TMS सप्लायर के साथ क्या, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, आप सप्लायर को कैसे पे कर रहे हैं, उसके डिलीवरी टर्म्स क्या हैं, ये सब आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही आपके मेक में आते हैं MRP और ERP। MRP आपको हेल्प करता है कि आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, आप पुल लगा रहे हैं, पुश लगा रहे हैं, आप कैसे अपने ऑर्डरिंग मेंटेन कर रहे हैं आपका प्रोडक्शन चलाने के लिए। और ERP आपको बेसिकली हेल्प करता है आप कैसे अपनी असेंबलीज कर रहे हैं अपने कंपोनेंट लेवल के बेसिस पे, और आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिलीवरी बेसिकली आपने कस्टमर को, ट्रांसपोर्टर्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसा है, आपने कौन सी पॉलिसी लगाई है, आपने कौन से SLAs डिसाइड किए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर रहे हैं। उनके पास आपने कोई पोर्टल डेवलप की है जिससे आपकी परफॉर्मेंस वो मेजर कर सके हो, या आपकी अपनी शिपमेंट की ट्रैकिंग, आप रूट ट्रैकिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनके साथ। CRM बेसिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपने कस्टमर से फीडबैक्स कैसे ले रहे हैं, अगर आपने कोई डिलीवरी कराई है उनके फीडबैक्स के बेसिस पे आपके एक्शंस क्या हैं, इंप्रूवमेंट एक्शंस क्या हैं। और बेसिकली रिटर्न मैनेजमेंट, जो आपका रिटर्न आ रहा है मटेरियल, आप उसको रीवर्क कर रहे हैं तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, आप उसको कैसे डाउन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब बेसिकली इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर मैं एक पिज़्ज़ा की प्रोसेस करूँ तो सबसे पहले मैं प्लान करता हूँ कि डिसाइड वेयर टू बाई, मैं सबसे पहले कहाँ से उसको प्रोक्योर करूँगा। तो उसके बाद मैं अपने वेयर और लेआउट बनाऊँगा रेस्टोरेंट का कैसा है, उसका मेन्यू प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद फिर मैं ये एक्शन पे जाऊँगा, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न में। सोर्स में मैं ऑर्डर इंग्रेडिएंट्स करूँगा, हैवन इंग्रेडिएंट्स डिलीवर्ड, पे सप्लायर्स करूँगा। मेक में मैं टेक कस्टमर ऑर्डर्स करूँगा, असेंबली पिज़्ज़ा करूँगा, मेक पिज़्ज़ा करूँगा। डिलीवरी में बेसिकली कैरी पिज़्ज़ा टू द टेबल, collect payment from the customer and returns the document reasons for the return, और रिफ़ंड मनी उनके करूँगा अगर कोई रिफ़ंड पॉलिसीज़ हमारी चली आ रही हैं। और इन सबको मॉनिटर करने के लिए एनेबलर्स होते हैं जिनको हम ये बोलते हैं ऑपरेशनल एनेबलर्स, और हमारे जो हमारे होते हैं मेंटेन, जो लीगल होते हैं। अगर हमें कोई भी बिजनेस लाइसेंस चाहिए, कोई हमारी सोशल एक्टिविटी उससे हैम्पर हो रही है, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और उसके बाद ऑपरेशनल में हमें कितना स्टाफ मेंटेन करके रखना है, हमें कैसे अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट कराने हैं, हमें कौन से टूल लगाने हैं, हमें कब सिक्स सिग्मा लगाना है, हमें कब लीन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लेके आना है, कब हमें थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स लगानी है जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो बॉटल नेक्स होते हैं उस थ्योरी को, और कैसे हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ सप्लाई चेन। अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, अपनी टोटल कॉस्ट कहीं कैप्चर करिए, उस कॉस्ट को मॉनिटर कैसे करेंगे, हम उस रिस्क कहाँ कहाँ उस कॉस्ट में आ सकते हैं, उन रिस्क को हमेशा मॉनिटर करें और उनको मिटिगेशन प्लान बनाएंगे तो हम कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर पाएंगे। और इन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमारा ये फाउंडेशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल टावर, ये सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा अलाइंड, इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसपेरेंट टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, जिससे आपका प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यही मेरा वीडियो था। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी इसको लेके चलेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आने हैं और कैसे हम इसको ईट करा सकते हैं। चलिए, यही था। इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है। आप मेरे प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूं। और प्लीज़ बेल आइकन पे ज़रूर जाके इसको क्लिक करें, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें आगे भी कंटेंट आपको ऐसे मिलते रहें। थैंक यू। Process is a problem. This is coming.